पहले तो ये आपको समझना है कि ये अकाउंट नहीं है, ये अकाउंटिंग नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये अकाउंटिंग है, और इसमें जो हमारे अप्रोच होते हैं वो पूरे के पूरे अप्रोच पिछले 2-3 सालों से, जब से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्स में आया है, बदल जाता है। अकाउंट अलग है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग है। बात को ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अकाउंट की तो आपके दिमाग में आएगा जर्नल, आपके दिमाग में आएगा लेजर, आपके दिमाग में आ जाएगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और यही सोच के हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, अभी आप अकाउंट की क्लास ज्वाइन करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आपके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है पहले से ही कि यहां बैलेंस शीट बनेगी, लेजर्स बनेंगे, कैलकुलेशंस होंगी। ये आपके दिमाग में पहले से फिक्स है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको लगेगा हम कर क्या रहे। आप टैक्सेशन पढ़ने जाते हैं तो आपके दिमाग में पहले से रहता है लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी है। इस वजह से इसके बेसिक्स को मैं पहले चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक में कैसे रिपोर्ट करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एंटिटीज को पब्लिक में रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और जब एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक में रिपोर्ट करेगी तो रिपोर्टिंग के गाइडलाइंस होंगे। अपनी मर्जी से तो रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास जैसे जितनी इंफॉर्मेशन है आपने रिपोर्ट कर दी, किसी और एंटिटी के पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसने रिपोर्ट कर दी, तो हर एंटिटी की रिपोर्टिंग अलग अलग हो जाएगी। और सिर्फ हर एंटिटी की रिपोर्टिंग अलग अलग नहीं होगी, एक ही एंटिटी ने पिछले साल कुछ और रिपोर्ट बना दिया होगा, इस साल कुछ और रिपोर्ट बना देगी। इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे गाइडलाइंस है। क्या है दोस्त? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे गाइडलाइंस, और उन्हीं गाइडलाइंस की स्टडी करनी है आपको। और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे गाइडलाइंस है, उसी गाइडलाइंस का नाम है आईएफआरएस। क्या नाम है गाइडलाइंस का? आईएफआरएस। अब आप सोच रहे हैं कोर्स कंटेंट में तो इंड एस है, आते ही आपने आईएफआरएस की बात की। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में कुछ नहीं है, वो आईएफआरएस की कॉपी है। मेरी बात समझ आ रही? इसलिए गाइडलाइंस क्या है? आईएफआरएस। इंडिया में आईएफआरएस का नाम क्या है? इंड एस। आप ये ना समझे कि इंडिया में अलग से कोई स्टैंडर्ड्स बना है, ये सारे आईएफआरएस की ही कॉपी हैं। कुछ चेंजेस जरूर हैं, उसकी बनावट कैसे हुई है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं उस गाइडलाइंस का नाम क्या है? आईएफआरएस। क्योंकि गाइडलाइंस आईएफआरएस बोर्ड ने ही बनाए हैं, और उसी गाइडलाइंस के हिसाब से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या होती है? रिपोर्टिंग। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। जब आप किसी कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या आप किसी इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और अगर वो बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न होता है, तो आपको याद होगा हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। बोलो, डेटर, क्रेडिटर, कैश, कैपिटल, कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो आपको देना ही पड़ेगा। बोलो ना दोस्त, वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। और बताओ, उसके भी कॉलम बने होते हैं। जिस कॉलम में डेटर दिखाना है उसमें डेटर ही दिखाना पड़ेगा, और जिसमें कैपिटल दिखाना है उसमें कैपिटल ही दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन जरा सी भी इधर उधर हुई तो फिर वो रिटर्न मिसमैच दिखाने लगेगा। मेरी बात समझ आ रही? मतलब वहां भी रिपोर्टिंग के गाइडलाइंस बने हुए हैं, और यहां भी रिपोर्टिंग के क्या बने हुए हैं? गाइडलाइंस। लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन काफी समराइज्ड होता है,
और यहां पे इंफॉर्मेशन बहुत वाइड है। इसलिए इन वाइड इंफॉर्मेशन को पब्लिक में जो रिपोर्ट करना है, उस रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस हम यहां पढ़ने वाले हैं, और यही इस पेपर की खासियत है। इस वजह से 2-3 बातें ध्यान रखना। नंबर 1, इसमें लेजर्स ज्यादा नजर नहीं आएंगे आपको, इसमें जर्नल भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगे, बैलेंस शीट भी किसी किसी चैप्टर में ही नजर आएगी, हर चैप्टर में नजर नहीं आएगी। यहां पे हर सिचुएशन के अंदर गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस की इंटरप्रिटेशन क्या है, वो आपको सीखना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो गाइडलाइंस बनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने की, उस गाइडलाइंस का इंटरप्रिटेशन ही आपके कोर्स कंटेंट का हिस्सा है। मेरी बात समझ आ रही? तो आपके दिमाग में जो इमेज होगा कि हम लेजर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब चीजें आप अपने दिमाग से हटा देंगे, क्योंकि आपको करनी है गाइडलाइंस की इंटरप्रिटेशन जस्ट लाइक लॉ। लेकिन ध्यान रखना, जब भी मैं बोल देता हूं कि लॉ की तरह करना है इंटरप्रिटेशन, कल से कोई कैलकुलेटर नहीं लाएगा। ये भले ही गाइडलाइंस की इंटरप्रिटेशन है, लेकिन डेटा तो जरूर होंगे, इसलिए कैलकुलेटर आपको लेके आना पड़ेगा। कैलकुलेटर डेली लेके आना है, बिना कैलकुलेटर के नहीं आ जाना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सिलेबस है, वो तो आप इसको कह सकते हैं इंडेस, लेकिन इंडेस की बनावट कहां से हुई है, IFRS, वो मैं अब 1 by 1 यहां से डिस्कस करना शुरू करूंगा। देखो, इंस्टीट्यूट की जहां तक बात है, तो उन्होंने IFRS के बैकग्राउंड के बारे में फाइनल में नहीं लिखा है कुछ, डायरेक्ट इंडेस स्टार्ट कर दिया लिखना। रीजन क्या है कि IFRS के गाइडलाइंस और इंडेस की बनावट, ये सब वो फाउंडेशन में ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन फाउंडेशन में एक तो अभी जो फाइनल में हो, जरूरी नहीं फाउंडेशन पास किए हो, क्योंकि वो तो अभी आया है कुछ दिन पहले, तो वहां हो सकता है आपने पढ़ाई की हो या ना करी हो। इंटरमीडिएट में भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया बैकग्राउंड वगैरह, वो भी किसी ने पढ़ा हो, किसी ने ना पढ़ा हो, या हो सकता है किसी ने छोड़ ही दिया हो, क्वेश्चन ही नहीं आते, क्या करना है, तो यहां तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे वो बैकग्राउंड भी सुनाना पड़ेगा जो अभी कोर्स में नहीं दे रखा है। मतलब फाइनल के स्टडी मटेरियल में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि IFRS की बनावट कैसे हुई है, क्योंकि वो उन्होंने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो तो स्टडी मटेरियल एक सीरीज में लिखते हैं, इधर वो लिख दिया था, उसके आगे स्टार्ट कर दो, लेकिन आपको उसका बैकग्राउंड सीखना पड़ेगा। हम IFRS के बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, वो आपके कोर्स कंटेंट का हिस्सा रहेगा। आगे जितना भी जो भी पढ़ेंगे वो सब, इसलिए मैं लिखूंगा तो वही जो आपके कंटेंट का पार्ट होगा, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ इवेंट्स आपको जानने पड़ेंगे, जिससे ये पता लग जाए कि आखिर इतने बड़े IFRS के सेट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। ट्रेडिशनली सिर्फ लेजर बना करते थे। क्या बनता था? लेजर। और उससे पहले भी अगर चले जाओ बहुत पास्ट में, हिस्ट्री में, तो उधर लेजर्स भी नहीं बनते थे, सिर्फ रिपोर्टिंग होती थी। और अगर उससे भी पहले चले जाओ, कभी टीवी सीरियल देखते होंगे आप, पुराने टाइम के राजा के यहां रिपोर्टिंग होती थी। रिपोर्टिंग कैसे करते थे? इस राजा के पास इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने दास हैं, इतनी दासियां हैं। इंसान को भी एसेट बना करके रिपोर्ट करने की जो प्रैक्टिस थी, वो पुराने समय में थी, जब दुनिया में राजतंत्र हुआ करता था, यानी किंग के रूलिंग। अभी भी होते कुछ कंट्रीज में, अभी भी वहां इंसानों को एसेट बनाकर रिपोर्ट किया जाता है। हम भी आगे पढ़ेंगे आगे कि क्या इंसान को एसेट बनाया जा सकता है या नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस और जो ट्रांजैक्शन के फ्लोज हैं वो सेंट्रलाइज जैसे हुआ करता था, उसके बाद वो डिसेंट्रलाइज शुरू हो गया। यानी ट्रांजैक्शन की जो सेंट्रलाइजेशन थी वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में फैलता चला गया। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके आसपास इतनी सारी दुकानें हैं, बोलो, आप जिस गली से भी निकलो आपको 10 दुकानें नजर आ जाएंगी। यहां रोड पे चले जाओ, हर बिल्डिंग में दुकानें, हर जगह ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बोलो दोस्त, आप यहां पढ़ने आए, आपने भी ट्रांजैक्शंस किए,
आपने कंसिडरेशन पे की है, उसके बदले आप सर्विस डिमांड कर रहे हो। हर जगह ट्रांजैक्शन है। क्या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने का कोई यूनिफॉर्म प्रैक्टिस है? बहुत पहले नहीं था, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड तो तब भी मेंटेन हो रहा था, रिकॉर्ड आज भी मेंटेन हो रहा है। लेकिन जो तब रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा था और आज मेंटेन हो रहा है, उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको बात समझ आ जाएगी। आप किसी जनरल स्टोर पे चले जाओ, किराने दुकान पे, आपको अगर 10 चीजें लेनी है तो वो भी लिखता है, लेकिन वो जो लिखता है उसमें सिर्फ आपको यही समझ आएगा कि उसे देना कितना है, बाकी सिर्फ उसी के समझ आता और किसी के नहीं समझ आएगा। आपने कभी कोई चीज परचेज की है, वो लिखेगा धराधर लाओ 100 रुपए लाओ, वो क्या लिखेगा सिर्फ उसी के समझ आ रहा है, आपको तो सिर्फ यही समझ आएगा कि 100 रुपए देने। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन कहीं और चले जाओ, आपने वहां पे कोई ट्रांजैक्शन की, वो कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस उठा के दे दिया, या उसके पास इनवॉइस बने हुए, उसमें उसने अमाउंट फिल करके दिया है। बोलो ना दोस्त। अब वहां पे आप देखोगे कि वहां पे ऐसे लिख रहा था, यहां पे ऐसे लिख रहा है। रिपोर्टिंग के मोड आज भी 100% अप टू मार्क नहीं हुए। मेरी बात समझ आ रही है? एक प्रॉपर अकाउंटिंग के फॉर्मेट डेवलप नहीं हुए हैं इतने लंबे समय से रिसर्च करने के बाद भी। आईएफआरएस का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है कि सारी दुनिया में अकाउंटिंग के प्रैक्टिस को क्या कर देना, यूनिफॉर्म। और इसी ऑब्जेक्ट से आईएफआरएस बोर्ड बना हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? आईएफआरएस बोर्ड बनने से पहले की कुछ कहानी मैं आपको ऐसे सुना रहा हूं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। डेबिट और क्रेडिट की अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है 1450 से। उससे पहले डेबिट और क्रेडिट के नाम से कोई अकाउंटिंग नहीं होती थी। उससे पहले अकाउंटिंग जस्ट इकोनॉमिक्स थी। जैसे आपने जब बेसिक्स स्टार्ट किया होगा तो इकोनॉमिक्स की भी स्टडी की होगी, बोलो। तो उस समय में अकाउंट का मतलब इकोनॉमिक्स हुआ करता था, जो ये बताता था कि किसी भी कंट्री में या ज्योग्राफिकल रीजन में आप ट्रांजैक्शन के फ्लो और इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। आज भी सरकार के पास इकोनॉमिक डिपार्टमेंट होते हैं, बोलो। उस समय तक अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का ओरिजिनेशन नहीं हुआ था, लेकिन 1450 में बेंडेटो ने रिसर्च किया और डेबिट और क्रेडिट की ओरिजिनेशन की। किसकी ओरिजिनेशन? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ोगे या आपने कभी हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ी हो, तो वहां पे कभी डेबिट क्रेडिट नजर नहीं आता। वो प्योर मैथमेटिक्स है। क्या है? प्योर मैथमेटिक्स। मैथ में और अकाउंट में एक डिफरेंस ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। मैथ बहुत ही टेक्निकल होता है और वो बिना पढ़े लिखे लोगों के तो समझ ही नहीं आता, और जो पढ़ लिख लिया उसके भी समझ नहीं आता। मेरी बात समझ आ रही? आप में से भी कई लोग यहां पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो मैथ में बड़े स्ट्रांग थे, क्योंकि अगर मैथ में स्ट्रांग ना होते तो साइंस पढ़ रहे होते। मेरी बात समझ आ रही है? कई बार हम इसलिए भी कॉमर्स पढ़ना शुरू कर देते क्योंकि हमें साइंस मिलता ही नहीं, मैथ में हम इतने स्ट्रांग होते। तो मैथमेटिक्स समझना सबके बस की बात नहीं है। मेरी बात समझ आई? ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स सिर्फ रिसर्च के काम आ रहा है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर मैं बात करूं अकाउंट की, तो हर जगह आपको अकाउंट नजर आएगा। हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट में हर जगह डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट है या नहीं है? बताओ, बोलो। इसलिए जो ट्रांजैक्शंस है वो कॉमन है और जो मैथमेटिक्स है वो अनकॉमन है। बेंडेटो ने यही सोचा कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन की कंप्लेक्सिटीज बढ़ेगी, लोगों की नीड बढ़ेगी। ध्यान देना, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज और कंप्लेक्सिटीज के सिर्फ 2 रीजन होते हैं। नंबर 1 इज लोगों पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, और नंबर 2 इज लोगों के नीड और ग्रीड बढ़ना। आपकी नीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, बोलो, तो ट्रांजैक्शंस भी बढ़ते जाएंगे, बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। अब आज में दम ही नहीं है। अब पहले क्या होता था?
सबने क्लास आके पढ़ना होता था, तो ना इस रिकॉर्डिंग सिस्टम की जरूरत थी, ना कैमरे की जरूरत थी, बोलो, और ना इससे रिलेटेड किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। अब क्या हो रहा है, 95% कहते घर में ही रहेंगे, 5% चलो मास्टर को दिखाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब ये इतने सारे मोड बढ़ाने पड़ गए, नीड बढ़ी, फैसिलिटीज बढ़ी, दम नहीं आवाज में, और फैसिलिटीज बढ़ी तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी। बोलो, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगी तो उसका सीधा हिट अकाउंट पे लगेगा। ये बात आज आपको रियलाइज हो रहा है, और ये बात 1450 में 1450 ने किसी ने प्रोजेक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, और उसने मैथमेटिक्स के LHS इज इक्वल टू RHS के थ्योरी को अकाउंट के डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट के थ्योरी से मैच करा दिया। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए जब आपने बेसिक अकाउंटिंग कभी पढ़ी हो तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, वेदर LHS इज इक्वल टू RHS यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब मैं उन बातों पर उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो आप जानते हैं। लेकिन बेंडेटो के साथ प्रॉब्लम ये रही कि उसने किताब लिखी तो उसकी किताब प्रिंट ना हुई। उसकी किताब प्रिंट हुई 1529 में। उससे पहले 1494 में फ्रा लुका पेसियोली की किताब प्रिंट हुई। इसलिए ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि डेबिट क्रेडिट का ओरिजिनेशन उन्होंने किया था। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में लगातार रिसर्च चलता रहा, क्योंकि अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको यह पता होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस का ओरिजिनेशन और जो सिविलाइजेशन का ग्रोथ है वो सबसे पहले यूरोप में ही स्टार्ट हुआ। मेरी बात समझ आई? और यूरोप से धीरे धीरे करके वो अमेरिका की ओर शिफ्ट हुआ। अमेरिका की ओर जब शिफ्ट हुआ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन और सिविलाइजेशन का ग्रोथ, तब तक 1769 आ गया था जब यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिला, और जब वहां पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई तब 1789 आ गया था। मेरी बात समझ आ रही? 1789 तक यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेसी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गई, और उसके बाद वहां पे ग्रोथ स्टार्ट हुआ। उन्होंने बिजनेस के प्रिंसिपल्स बहुत एनलार्ज कर दिए। मेरी बात को ध्यान देना, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के बिजनेस की प्रिंसिपल थे डिवाइड एंड रूल के। आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो सकता है डिवाइड एंड रूल। हमने उसको इकट्ठा पढ़ लिया यूनिलेटरली कि डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है दो लोगों के बीच लड़ाई करवा दो और खुद राजा बन जाओ। वो सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसे इतिहास को लिख दिया। उन्होंने बिजनेस में भी प्रैक्टिस फॉलो की थी डिवाइड एंड रूल की। और ये ना समझना कि इंडिया में डिवाइड एंड रूल की प्रैक्टिस आज तक खत्म हुई है। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, ध्यान देना। अगर दो भाई है तो फादर पहले ही अरेंजमेंट करते हैं कि एक भाई ये दुकान चलाएगा, दूसरा ये चलाएगा। बोलो, क्या ये डिवाइड एंड रूल नहीं है? क्या ये डिवाइड एंड रूल नहीं है? आपने डिवीजन कर दिया पहले से ही। और ध्यान देना, हमारे यहां एक कस्टम कितना मजबूत हुआ पड़ा है कि जो फादर ऐसा नहीं करता उसे यह माना जाता है कि इन्होंने सब काम खराब कर दिया। बोलो, हम कभी किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते, और उसकी वजह से होता क्या है देखना। एक भाई ने 10 लाख की दुकान लगा दी, दूसरे ने भी 10 लाख की दुकान लगा दी, क्योंकि फादर तो दोनों को बराबर बराबर ही देगा। बोलो, 20 लाख का कैपिटल 2 हिस्से में बट गया, बिजनेस छोटा हो गया, क्या उसका कभी ग्रोथ हो सकता है? जिस बिजनेस का ग्रोथ ज्यादा हो सकता था उस बिजनेस का ग्रोथ रुक गया। और ये डिवाइड एंड रूल पूरे इंडिया में चल रहा है, और वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कंबाइंड एंड रूल के प्रिंसिपल थे। बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकता अगर उसमें कैपिटल ना हो। आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी की होगी, बिजनेस के जो प्राइम फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये आपने स्टडी की होगी। यानी कैपिटल एक बड़ा फैक्टर है। अगर बिजनेस में कैपिटल नहीं है तो इस बिजनेस का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। उन्होंने फंड की पूलिंग स्टार्ट की एक जगह। कॉर्पोरेट क्या है? कंपनी क्या है? अलग अलग जगहों से लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी बनाया।
बताओ, अगर किसी कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर है, इसका यह मतलब है कि 1 लाख लोगों ने पैसे दिए हैं, तब जाके वो कंपनी बनी है। बोलो, कैपिटल खड़ा किया। और जब कैपिटल आपके पास ज्यादा होगा तो आप बिजनेस को क्या कर पाओगे? एनलार्ज, बिजनेस को बढ़ा पाओगे, एक्सपेंड कर पाओगे। उन्होंने कंबाइंड रूल के प्रिंसिपल दी, और आज आप देख ही सकते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां पे अमेरिका के बिजनेस का प्रभाव ना हो। मेरी बात समझ आई? और चीन ने तो जब 1970 की बात कर रहा हूं, जब वहां पे रूलर हुआ करते थे माओ, नाम सुने आपने? उसने और भी उससे भी जबरदस्त थ्योरी दे दी कि सिर्फ कंबाइंड रूल से ही काम नहीं चलेगा, जितने भी बिजनेस हैं उस सब पे सरकार के नजर होने चाहिए, और सारे बिजनेस भले ही अलग अलग हो लेकिन वो सब एक है, पूरे कंट्री का ही बिजनेस एक है। मेरी बात समझ आ रही? चीन के अंदर जितने भी बिजनेस और कंपनीज हैं वो सब के ऊपर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। बिजनेस वो अलग अलग जरूर करते हैं लेकिन सबका नेक्सस बना हुआ है किससे? गवर्नमेंट से। इसलिए सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन में सबसे फास्ट ग्रोथ चीन का हो गया। ऐसे करके बिजनेस ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ते गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में स्टार्ट, और 1919 आते आते तक फिनिश हो गया। बोलो, 1920 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों को लगा कि दुनिया 100 साल पीछे खिसक गई, क्योंकि वॉर में क्या होता है? बर्बादी होती है सिर्फ, और तो कुछ होना नहीं। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे धन संपत्ति की बर्बादी हुई। लोगों को लगा कि अब तो दुनिया 100 साल पीछे खिसक गई। लेकिन 1920 में स्टॉक मार्केट में बहुत बूम आ गया था। ऐसा लगा कि दुनिया दोबारा से स्टेबल हो गई, ग्रोथ बहुत हो रहा है लगा। लेकिन 1929 आते आते पूरा का पूरा मार्केट क्रैश कर गया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1929 का जो ट्रेड डाउनफॉल आया था, आज तक हिस्ट्री में उससे बड़ा कोई ट्रेड डाउनफॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद उसकी जांच शुरू हुई कि ऐसा हुआ क्यों, तो ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया कि अकाउंटिंग के कोई परमानेंट और यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ना होने की वजह से हम ये समझ ही ना पाए कि कंपनियों में हुआ क्या और इतना बड़ा ट्रेड डाउनफॉल आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स में इसके ऊपर कई सारी कमेटीज बनाई गई, रिसर्च किया गया और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या कोई ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा सकता है जिससे कंपनियों के ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टिंग को यूनिफॉर्म कर दिया जाए। तो वहां पे कई कमेटीज बनी। AICPA नाम सुना है आपने? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड APB, ये सब पहले कभी न कभी आपने पढ़ा होगा। नाम की बात कर रहा हूं बस। अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ये सारे कमेटीज सेटअप करके यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेटअप करेंगे। रिसर्च होते गए, कुछ काम भी हुए, कुछ काम नहीं भी हुए। हम आगे डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स गैप के बारे में भी। लेकिन धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स को भी और दुनिया को भी ये लगने लगा कि बिजनेस तो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है, बिजनेस तो सारी दुनिया में। इसलिए दुनिया में अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेज को यूनिफॉर्म करने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाए जाए। 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी सेटअप हुई और उसका हेडक्वार्टर बनाया लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। एक प्राइवेटली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फंडिंग प्राइवेटली होती है और जिसका ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि आप ऐसे गाइडलाइंस बनाओ जिस गाइडलाइन से अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस क्या हो सके? यूनिफॉर्म। उसी यूनिफॉर्मिटी की ओर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 1973 से काम करने शुरू किए और हमारे यहां इंडिया में IFRS की एप्लीकेशन पहली बार 1 अप्रैल 2015 को हुई है। कब हुई है? 1 अप्रैल 2015। अब यहां से आगे की बात कोर्स कंटेंट का हिस्सा है।
इसलिए अब आप लिखते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। रात में सोना जरूरी है ताकि सुबह आप आराम से सुन पाए, नहीं तो बीच बीच में नींद आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां लिखना कम है और सुनना ज्यादा है। अभी मैं कंटेंट नहीं बता रहा हूं, जब वहां पे आएंगे तो कंटेंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में लिखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ऊपर बता देना है एक हेड। अभी मैं कुछ बातें IFRS से रिलेटेड लिखा रहा हूं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बात पहले ही बता रखा है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में कुछ नहीं है, वो IFRS की क्या है, कॉपी। इसलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताने की जरूरत है कि IFRS कैसे बनता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है, IFRS की कॉपी हो जाती है, इसलिए उसमें कुछ समझना नहीं है, वो आपको ये समझना कॉपी है, बस समझना ये है कि IFRS कैसे बनता है। नंबर 1, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक प्रिंसिपल या गाइडलाइंस एक ही हो जो रिपोर्टिंग को क्या करे, यूनिफॉर्म। यहां पे जो टर्म यूज किया वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया है। रेगुलेशन दो तरीके के होते हैं, एक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और एक बेस्ड ऑन रूल। जो रूल बेस्ड होते हैं वो सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं और जो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं वो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक होते हैं। अब इस चीज को ध्यान देना, आज तक आपने रेगुलेशन का मतलब सिर्फ लॉ समझा है। अगर आपको कोई पूछे रेगुलेशन किसे कहते हैं तो आप बोलोगे लॉ को रेगुलेशन कहते हैं, लेकिन कानून को कभी आपने पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा। मैं एक बात बता रहा हूं, उसका रिप्लाई करना। लॉ में कभी ये नहीं लिखा होता कि हम, अगर जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये नहीं लिखा होता कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कैसे। कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हो जरूर डिफाइंड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने और उसके एग्जीक्यूशन को डिफाइन नहीं किया है। अगर आप कानून को पढ़ोगे तो कानून में यह लिखा है कि अगर आपने ये कर दिया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये हो जाएगा, अगर आपने ये कर दिया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये हो जाएगा। जैसे थाना के अंदर पुलिस रिपोर्ट लिखती है, बोलो पुलिस रिपोर्ट कैसे लिखती है? क्या आप गए और बैठ गए और उसने रिपोर्ट लिख दिया? वो कैसे रिपोर्ट लिखेगी? आपने बोला मेरे यहां चोरी हो गई है तो चोरी वाला सेक्शन लगा देगा, बोलो ना दोस्त। किसी ने कहा मुझे एक थप्पड़ लगा दिया, वो थप्पड़ वाला सेक्शन लगा देगा। लॉ हमेशा कॉन्सिक्वेंसेज का रिप्लाई है, लॉ अपने आप में कुछ नहीं है। अगर कोई इवेंट होगा तो कानून एक्शन उठाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इसको कहते हैं रूल बेस्ड प्रिंसिपल, और एक होता है रेगुलेशन प्रिंसिपल बेस्ड, जो एक सिस्टम और प्रोसीजर को डेवलप करता है, जो इस बात को डेवलप नहीं करता कि सिचुएशन जो अराइज होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जो एक आप यहां पे IFRS पढ़ेंगे, ये IFRS प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन है, ये भी रेगुलेशन है। रेगुलेशन इसलिए क्योंकि इसे सबको मानना पड़ेगा, जिस भी एंटिटी पे इसकी एप्लीकेशन हो गई उस सबको काम उसी हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रिंसिपल बेस्ड प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन है। यहां पे सिचुएशन की जरूरत नहीं कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा।
यहां पे इकट्ठा ही बताया। एग्जांपल लेना, मैंने ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया, ये क्या है? विजुअलाइजर है। बोलो, ये विजुअलाइजर मैंने परचेज किया, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। एक बार जैसे ही पता लगा ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इंड 16 कहता है इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको करना पड़ेगा पहली बार कॉस्ट पे, दोबारा आपके पास चॉइस है, आप करो इसको फेयर वैल्यू पे या कॉस्ट पे। ऐसे लगाओगे डेप्रिसिएशन, ऐसे लगाओगे इंपेयरमेंट, सारे एक ही बार में प्रिंसिपल बन के तैयार हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? ये सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक है कि अगर एक बार ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो इसका ट्रीटमेंट यहां से लेकर के आखिरी तक क्या होगा, सब लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? लॉ में ऐसा नहीं होता। आप बोलेंगे मैं एक इंसान हूं, तो लॉ बोलेगा मैं क्या करूं? थाना में आए हो, कुछ हुआ है क्या? आपने बोला नहीं मैं इंसान हूं इसलिए आ गया, बोलेंगे फिर आप इंसान है इसलिए चले जाए। वहां पे कोई प्रिंसिपल थोड़ी नहीं लिखा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब वहां पे कोई बेंचमार्क प्रैक्टिस नहीं है, कुछ अराइज होगा उसका सॉल्यूशन है। इसको कहते हैं रूल बेस्ड थ्योरी। और जब किसी चीज के गाइडलाइन सेटअप पहले से ही बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी। तो मैं आपको यहां क्या पढ़ाने वाला हूं? प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी, रूल नहीं। लिखिए, procedures developed by single source of authority. Procedures developed by single source of authority that provide better guidelines for accounting and reporting. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां पे लिखा है सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सर ये वर्ड क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, एक ही अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी ने जो प्रिंसिपल्स डेवलप कर दिए उसी के हिसाब से आपको अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। आप बोलेंगे लेकिन ऐसा होने से कि सारी दुनिया के लिए हमने एक अथॉरिटी बना दी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके पास मोनोपोली हो जाए, वो जो मर्जी हो जाए वही करें। ऐसा हो सकता है और ये मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि ऐसा हो भी सकता है और लोग ऐसा कहते भी हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर सोर्स ऑफ अथॉरिटी बहुत ज्यादा होगी तो वहां पे कुछ काम नहीं होगा। जैसे अपने यहां इंडिया में कभी कुछ काम होता है? नहीं होता, क्योंकि यहां सोर्स ऑफ अथॉरिटी इतनी है। यहां पे तो हर गली और चौराहे पे एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। बोलो, यहां पे गली में निकलो, लिखा गया RWA एसोसिएशन। मैंने एक बार किसी से पूछा है क्या है, कहते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। मैंने कहा रेजिडेंट का कभी वेलफेयर किया इन्होंने? जहां निकलो एक अथॉरिटी है और इतनी अथॉरिटी है कि कितने भी ऐसे ऐसे काम हो जाए जो कभी नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर भी कोई बोलने वाला नहीं। जिसके पास जाओ वो चार बहाने बना करके निकल जाएगा, बोलेगा मेरे एरिया में ही नहीं है, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। यही होता है जब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी हो, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग जाएगा। सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कई बार इरिटेटिंग तो होता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी दोनों अनकंपेरेबल होती है। मेरी बात समझ आई? अमेरिका में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के कोई सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है।
यूएस गैप फिलॉसफी का एक कंपाइलेशन है, लेकिन वो कोडिफाइड नहीं हुआ। उसकी एप्लीकेशन उतनी स्मूथ नहीं हुई जितनी स्मूथ एप्लीकेशन किसकी हुई, आईएफआरएस की। यहां पे एक ही अथॉरिटी है, आईएफआरएस फाउंडेशन। कौन सी अथॉरिटी है, आईएफआरएस फाउंडेशन। और उसने जो स्ट्रक्चर सेट कर दिया वही स्ट्रक्चर सारी दुनिया पे एप्लीकेबल होगा। मुझे ये बताओ, क्या मल्टीपल सोर्स ऑफ अथॉरिटी रहे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती? बोलो, हजारों सोर्स ऑफ अथॉरिटी रहे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया में जुडिशियल सिस्टम के इतने लेयर हैं, तो क्या मैं कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला ठीक है? ये तो जरूरी नहीं, बहुत सारे में डिस्क्रिपेंसीज रह जाती होंगी। तो वो प्रॉब्लम तो रहती है चाहे आप जितनी भी अथॉरिटीज बना लो। इन्होंने क्या किया, प्रोसीजर्स डेवलप बाय सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी दैट प्रोवाइड बेटर गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। याद रखना, मैंने फिर भी वर्ड यूज बेटर ही किया है, बेस्ट नहीं किया है, क्योंकि बेस्ट तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, वो तो कभी किसी के साथ यूज करना ही नहीं चाहिए। वैसे हम कह देते बेस्ट फ्रेंड, और वो बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, जब क्लास में रहे तो फोन कर रहा होता है, तो उसके सामने बेस्ट हटा करके वर्स्ट लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट कुछ नहीं होता, इसलिए वर्ड क्या यूज किया, बेटर, बेस्ट नहीं किया। नंबर 2 लिखिए, प्रिंसिपल बेस्ड वर्सेज रूल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड वर्सेज रूल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी और रूल बेस्ड थ्योरी दो अलग अलग थ्योरीज हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है सेट ऑफ लेट डाउन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी का क्या मतलब, सेट ऑफ लेट डाउन प्रिंसिपल्स। मैं अभी एग्जांपल ले रहा था कि आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, तो उसके लिए एक पहले से ही प्रीफिक्स प्रिंसिपल है कि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करने, ये सेट बनाया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? तो लिखिए सेट ऑफ और रूल का मतलब होता है रेगुलेट इशू अराइज्ड। कानून सिर्फ उसी को रेगुलेट करता है जो इशू अराइज होता है। पहले से कोई प्रिंसिपल नहीं बने, उसमें कोई चीज अराइज हो गई तो अब उस पर कानून लग गया। इसको कहते हैं रूल बेस्ड। मैं ये नहीं कहता कि आपको रूल नहीं पढ़ना है, लॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन लॉ यहां नहीं पढ़ना है। ये क्लास किसका है, सेट ऑफ लेट डाउन प्रिंसिपल्स। यानी हम आईएफआरएस पढ़ेंगे जो पहले से ही प्रिंसिपल बेस्ड है, इसमें कोई कानून की एप्लीकेशन नहीं है। तो रूल आप कहां पढ़ेंगे दोस्त, लॉ में। आप बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हैं, कंपनी लॉ, और उसमें कितने लॉज हैं, डायरेक्टर्स लॉ पढ़ेंगे, इनडायरेक्टर्स लॉ पढ़ेंगे, लेकिन ये यहां पे कवर्ड नहीं है। ये जो है इसका नाम है आईएफआरएस। सर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है प्रिंसिपल बेस्ड? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड है भी नहीं भी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना जब, तब से लेके आज तक उसमें कुछ रिवीजन नहीं हुआ। 1983 में बना तो वही मॉडल अभी तक पड़ा हुआ है। दूसरी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ और IFRS दोनों का मिक्स हो गया, इसलिए बड़े सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड भी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी आएगा जब तब उसकी बात करेंगे। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? IFRS की, जो क्या है, प्योर प्रिंसिपल बेस्ड, इसमें कोई रूल नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखें, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक पॉइंट और भी ध्यान देना, कभी भी कुछ भी डिस्कशन सुनते समय अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन जरूर पूछें। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका रिप्लाई होगा, और अगर क्वेश्चन का रिप्लाई होगा तो यहां पे और भी लोग जो देखेंगे घर बैठे, उनको भी फायदा होगा। तो कभी कोई क्वेश्चन अराइज हो तो पूछना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन तो एक जैसे होते हैं, 99% क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। बहुत कोई एक्सेप्शनल ही होगा कि उसके क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दूसरे से, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। जो आपके दिमाग में राइज होगा वो दूसरे के दिमाग में भी राइज होगा, और हर लेक्चर बराबर ही इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? हम इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट में डिवाइड करते रहते हैं, वो एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले का काम है कि कौन कौन से सवाल पढ़ के जाए ताकि एग्जाम में उसका ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। अदरवाइज हर लेक्चर बराबर है, क्योंकि जो आप यहां पढ़ेंगे उस सब का रेफरेंस आगे आते जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? इनिशियली के जो 4 लेक्चर हैं उसका रेफरेंस हर जगह आता रहता है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। उससे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका रेफरेंस जब जब आएगा तब तब उस बात की आपको क्लियरिटी मिलेगी। मैंने अभी एक टर्म यूज किया था कि 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बन गई, बोला था, बोलो। तब से लेके उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने शुरू कर दिए, यानी IFRS। इंडिया में कब आया? 1 अप्रैल 2015 को। तो 1 अप्रैल 2015 को इंडिया में क्यों आया? 1973 में ही आ जाता। हम तब तक किसी चीज को नहीं एक्सेप्ट करते जब तक हमारे लिए वो मजबूरी ना हो जाए। बोलो ना दोस्त, कल अगर किसी का पेपर है तो आज वो सारी रात पढ़ता रहेगा, भले ही कल पेपर में जाके सो जाए। अब कोई सारी रात पढ़ेगा तो पेपर में तो सोएगा। मैं इस ओपिनियन का इंसान नहीं हूं, मैं तो ही कहता हूं पेपर होने वाला है तो 2-4 दिन पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन और लोगों के अलग अलग डिमांड रहते, नहीं पेपर के बीच में भी गैप हो, इंस्टीट्यूट ने वो भी कर दिया। पहले नहीं हुआ करता था, जब मैं पढ़ता था डेली पेपर देना पड़ता था। अब इशू क्या है? नीड अराइज हुआ तो चलो जी अब IFRS अप्लाई करो, और कितना फास्ट अप्लाई हुआ अभी आगे इंडेस रूल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। 2014 में गवर्नमेंट ने बजट पेश किया और तब उन्होंने कहा था कि हम IFRS अप्लाई करेंगे। एंट्रीम बजट जब नई गवर्नमेंट बनी थी, और 2015 के अंदर फरवरी में रूल बना दिया, और एक ही बार सारे इंडेस अप्लाई कर डाले। जरूरत जब होती है तो रातों रात सब काम हो जाता है, और जरूरत ना हो तो कुछ नहीं होता है। मेरी बात समझ आई? सरकार को जरूरत थी, इंस्टीट्यूट तक को ठीक से नहीं पता लगा, और रूल आ गया बनके, इंडेस एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2015 से। किसी भी प्रिपेयर को कोई जानकारी नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन को कोई जानकारी नहीं। एक ही बार रूल आ गया MCA के साइड पे, इंडेस रूल 2015, लगाओ सारे इंडेस बना दिया एक ही बार। और वो भी देखना कितना फास्ट, 4 फरवरी 2015 को गवर्नमेंट ने कहा इंडेस रूल आ गया, इंडेस लगेगा,
और 14 फरवरी को सारे इंडेस भी डाल दिए। 10 दिन में सारे इंडेस बन के तैयार हो गए। इसको कहते नीट। जब जरूरत हो तो कुछ भी हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है ये, ध्यान देना। आपकी अगर भाषा किसी के समझ नहीं आएगी तो क्या आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर पाओगे? क्या आप उसके साथ बिजनेस कर पाओगे? इवन उसके साथ आप बातचीत नहीं कर पाओगे। इंडियन ने अंग्रेजी तो सीख लिया, लेकिन अंग्रेज की अकाउंटिंग उनके समझ ही नहीं आई। अब अंग्रेज यहां पे आके पैसे लगाएंगे, उनको यहां के ट्रांजैक्शन समझ आएगी तभी तो पैसे लगाएंगे। आपने बोल दिया इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने वाला है, हर कंट्री ने कह दिया इतने लाख करोड़ लगा देंगे, आया कुछ नहीं। क्यों नहीं आया? आप जब तक सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करोगे तो अपने पैसे कौन लगाएगा? बोलो ना दोस्त, उसको बात समझ आएगी तभी तो पैसे लगाएगा। आईएफआरएस ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि यहां पे अकाउंटिंग के सिस्टम सारी दुनिया में क्या हो जाते हैं? यूनिफॉर्म। 150 कंट्री में अभी तक आईएफआरएस अप्लाई हो चुका है। कितने? बोलो। 150 में। या तो आईएफआरएस के नाम से या नाम बदल के, जैसे इंडिया में बदल दिया है, लेकिन अप्लाई हो गया है। और जहां नहीं अप्लाई हुआ है वहां भी बहुत स्पीड कन्वर्जन हो रहा है उसका। तो लिखें प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर वाइडर इन्वेस्टमेंट। मोर एफिशिएंट कैपिटल मार्केट। लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनहेंस्ड बिजनेस डेवलपमेंट। एनहेंस्ड बिजनेस डेवलपमेंट। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर वाइडर इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? आप इंडिया में बिजनेस करते तो जरूरी नहीं इंडिया में करें, आप सारी दुनिया में कहीं भी जाके करो। बोलो। मोर एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 12%, जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 1%। अगर आपके पास ऐसे रास्ते हो कि जापान से आप कैपिटल रेज कर सकें तो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। बोलो। लेकिन जापानी बैंक को आप क्या ये सरे हुए अकाउंटिंग लेके जाएंगे? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप तो काम कर चुके हैं ट्रेनिंग में। बोलो। जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं, जो बना रहा होता है उसको खुद नहीं पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, और जिसको पता भी हो वो भी कुछ नहीं कर रहा है। वही समझ आएगा क्या किसी बैंक के? लेके पहुंच गए, ये लो मेरे पास बैलेंस शीट है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। भाई उसके समझ आएगा तभी तो कुछ करेगा। लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनहेंस्ड बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारे ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स हैं। लेकिन इस सब का फायदा तो आपको तभी मिलेगा जब आपकी लैंग्वेज दूसरे के समझ आए और दूसरे की लैंग्वेज आपके समझ आए। बोलो। आईएफआरएस के ऊपर बना हुआ यूरोप का अकाउंट, जिन्होंने यहां पे इंडेस नहीं पढ़ा, क्या उनके कुछ समझ आएगा? बोलो दोस्त। तो अपने यहां तो दो तरीके के लोग हैं, एक इग्नोरेंस के मूड में रहते हैं 24/7। आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, उनको बोलो इंडेस आने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है नहीं है? बताओ। आप अगर बोलो अपने बॉस को क्या फर्क पड़ता है यार, हमारे ऊपर तो वैसे ही उसका एप्लीकेशन नहीं है।
दूसरे लोग होते हैं अंदर से इग्नोर करते, ऊपर से दिखाते रहते हैं। आपने बोला इंडेक्स आगे तो क्या हो गया, मुझे सब नॉलेज है इंडेक्स की, इंडेक्स में ही क्या फेयर वैल्यू के अलावा। वो कहीं सुन लिया होगा सेमिनार में। जैसे जीएसटी आया था, अमिताभ बच्चन रटा करते थे, वन नेशन वन टैक्स, वो सब जीएसटी वाले इतना ही पढ़ाते, उसे वाला पता ही नहीं क्या है, वो रट दिया। और कुछ लोग हैं जिनको पता है, वो काम ले लेकर के उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये इग्नोरेंस के मूड की वजह से भी लोगों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब तक आप इस चीज को पढ़ोगे नहीं, क्या आपको ये बात समझ आएगी? इंस्टीट्यूट को तो आगे के लिए लोगों को बनाना है। जो पहले जिनका हो गया उनका हो गया, आगे जिनको बनाना है उनको तो सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या हुआ, आईएफआरएस अप्लाई होने से जो लैंग्वेज अकाउंट की यूनाइटेड किंगडम में है, वही लैंग्वेज अकाउंट की कहां पे है? इंडिया में। और वही लैंग्वेज कहां पे होगी? जापान में। वैसे जापान में अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है, मैं आगे बताऊंगा। वही लैंग्वेज कहां पे होगी? चीन में, वहां भी अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है। और वही लैंग्वेज कहां होगी? यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां भी दो तरीके के सिस्टम चल रहे हैं। ये सब आगे अभी मैं डिस्कस करूंगा। और हर कंट्रीज में वही होगी। बोलो दोस्त, नेपाल में एप्लीकेबल हो गया इंडिया से पहले, श्रीलंका में पहले एप्लीकेबल हो चुका है, पाकिस्तान ने पहले अपने कोई बॉडी नहीं बनाए थे तो पहले दिन से ही आईएफआरएस अप्लाई कर रहे थे, तो उनको कन्वर्जन की दिक्कत ही नहीं आई। नहीं, उन्होंने बॉडी नहीं बनाया, वो हर दिन आईएससी पर अपना कंप्लायंस ही कर रहे थे, इसलिए उनको झंझट ही नहीं हुआ ट्रांजिशन का। तो इस तरीके से धीरे 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 करके क्या होता है, स्मूथ आईएफआरएस के एप्लीकेशन से ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है उसका बेनिफिट कंपनीज को मिलेगा। अगले पॉइंट पे चलिए, 4, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या जिसको आप आईएफआरएस बोर्ड भी कह सकते हैं, ए प्राइवेट फंडेड बॉडी that develop and approve IFRS, a private funded body that develop and approve IFRS। अब यहां पे रुक करके कुछ बातें आपको सुननी पड़ेगी। IFRS दो नामों से जाना जाता है। एक नाम है उसका IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और दूसरा नाम है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नाम समझ के कई बार ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दो अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। रीजन्स आपको समझने पड़ेंगे, ऐसा क्या हुआ। किताबों में लिखे हुए रीजन्स थोड़े अलग हैं और जो एक्चुअल रीजन है वो थोड़े अलग हैं। ध्यान देना, 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना और 2001 तक उन्होंने 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। नंबर 1 शुरू हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और नंबर 41 गया एग्रीकल्चर पे। 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। कब से? 73 से लेकर के 2001 तक। 2001 में एक इवेंट अकर हुआ। नॉर्मली किताबों में इसको नहीं बताया जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है इसे। एक अमेरिकन कंपनी थी एनरॉन, नाम सुना है आपने? कोई बात नहीं। एक अमेरिकन कंपनी थी एनरॉन। एनरॉन कंपनी की जो कैटेगराइजेशन थी वो 2001 से पहले
लगातार 7 साल तक दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में एक थी। दुनिया की 100 बड़ी कंपनी में एक कंपनी, नाम क्या था? एनरॉन, अमेरिकन कंपनी थी। 2001 में अचानक से एनरॉन का लिक्विडेशन हो गया। क्या हुआ? लिक्विडेशन। एनरॉन के जो ऑडिटर थे उस समय वो आर्थर एंडरसन थे। आर्थर एंडरसन उस समय की एक बिग 4 फर्म थी, जैसे अभी अर्नेस्ट यंग, प्राइस वाटर कूपर, उसी तरीके से आर्थर एंडरसन का भी नाम था। अमेरिकन पार्टनरशिप एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर फर्म का एक भी पार्टनर डिफॉल्ट करेगा तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए आर्थर एंडरसन का डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन एनरॉन के डिसोल्यूशन के बाद जो यूएस गैप थी, उस यूएस गैप, क्योंकि वो कंपनी यूएस गैप फॉलो कर रही थी, और उससे पहले 2001 से पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के लिए तो 41 बन गए, लेकिन लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कम जानते थे, सब यूएस गैप को जानते थे। हो सकता है आपने भी स्कूलों में सुन लिया हो यूएस गैप, भले आपको मतलब ना पता हो, आज पता लगेगा, लेकिन सुन जरूर लिया होगा। इतना प्रचार किया अमेरिकन सरकार ने, और उन्होंने ये कहा कि यूएस गैप से बढ़िया कोई अकाउंट का प्रिंसिपल ही नहीं है। इस तरीके से उसे पेश कर दिया और सारी दुनिया के लोग पढ़ने लगे, भले उसकी एप्लीकेशन पूरी दुनिया में हुई हो या ना हुई। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सारी दुनिया यूएस गैप की कंप्लायंस करने लगी। इनफैक्ट ये होने लगा था कि जब किसी चीज का ट्रीटमेंट नेशनल स्टैंडर्ड में या अदरवाइज नहीं मिलता था तो लोग यूएस गैप रेफर करना शुरू कर देते थे। यहां तक उन्होंने पहुंचा दिया था। लेकिन एनरॉन के डिसोल्यूशन के बाद जो भी अमेरिका के क्रिटिक्स थे, या जिनको ये लग रहा था कि यूएस गैप में उतना दम है नहीं जितना ये बता रहे, उन्होंने यूएस गैप के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बोला इतना ही बढ़िया था तो इतनी बड़ी कंपनी का लिक्विडेशन कैसे हो गया? मेरी बात समझ आई? अमेरिकन सरकार ने आर्थर एंडरसन का डिसोल्यूशन करवा दिया और एनरॉन के लिक्विडेशन पे एक कमेटी बना दी। क्या बना दी? कमेटी। कमेटी के 2 मेंबर थे, एक का नाम था सार्बले और दूसरे का नाम ऑक्जिली। ये अमेरिका के सीनेट भी थे, सीनेट जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं इंडिया में, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। उन्होंने एनरॉन की फाइलों का जांच करना शुरू किया, और जब फाइल की जांच की गई तो उन्होंने डर्टी सरप्लस अकाउंटिंग के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। कौन सी अकाउंटिंग? डर्टी सरप्लस। सरप्लस वर्ड आपने एनपीओ में सुना होगा। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या आप उसे नेट प्रॉफिट कह सकते हो। उन्होंने जांच में कहा कि यह डर्टी सरप्लस है, मतलब प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट में गंदगी है, इसलिए नाम क्या रखा? डर्टी सरप्लस। अब ये प्रॉफिट में गंदगी कैसे हो सकती है? आप बोलोगे प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में गंदगी होगी, ये तो पहली बार ही सुन रहे हैं। जब प्रॉफिट को बनाया जाए तो उसको गंदा प्रॉफिट कहते हैं, और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बनाने में तो आप भी मास्टर हैं, क्योंकि आज तक आपको प्रॉफिट बनाना ही सिखाया गया होगा। बोलो, छोटी छोटी जगहों पे यही होता है। बोलो ना दोस्त, पहले पूछ रहे थे कितना टैक्स देना है, उन्होंने कहा 100 रुपए, उसी हिसाब से प्रॉफिट बना दिया। ऐसे प्रॉफिट बनाए गए, जो एसेट्स थे ही नहीं उसको एसेट दिखाए गए। बैंक में कैश है नहीं, कैश दिखाया जा रहा है, मतलब सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर सबकी पॉलिसिंग कर डाली। मेरी बात समझ आई? जब अमेरिकन कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दिया तो सरकार को लगा ये हुआ क्यों, तो उन्होंने कहा ये तो सारी प्रॉब्लम ऑडिटर की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने तो ऑडिटर को अपॉइंट किया था कि आप ढूंढो और बताओ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ऑडिटर ने कुछ बताया ही नहीं। पहली बार अमेरिकन सरकार ने ऑडिटर के ऊपर लॉ लगा दिया, सॉक्स एक्ट। नाम सुना है आपने? सॉक्स एक्ट। ये आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या अलग जगहों पे जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, बेंचमार्किंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नाम सुना है?
ये सारे सॉक्स एक्ट से ही आए हुए। यानी इंडिया की जो क्लॉज 32 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट है वो सॉक्स एक्ट की ऑलमोस्ट कॉपी है। उन्होंने वहां पे ऑडिटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होगा, सिस्टम कैसे मजबूत किए जाएंगे, ऑडिटर पे पेनल्टी का भी प्रोसीजर लगाया। उसके बाद भी अमेरिका को यह लगने लग गया कि यह तो पॉसिबल नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स के गैप का मतलब जो अमेरिका में स्टैंडर्ड्स बने अब उसकी वो पहचान रह जाएगी जो पहचान पहले थी। मेरी बात समझ आई? इसलिए अब उन्होंने कंस्पिरेसी शुरू की। जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी 1973 में, उस समय भी अमेरिका उसका प्राइम फंडर था, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी ने ओरिजिनेट कराए थे। उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, यूएस गैप की जो थ्योरी है उसको धीरे धीरे आईएफआरएस में शिफ्ट करा देते हैं। मतलब यूएस में जो रिसर्च हुआ उस रिसर्च को कहां शिफ्ट करा देते हैं? आईएफआरएस में। और आईएफआरएस के नाम से सारी दुनिया को इसके एप्लीकेशन करवा देंगे। नाम बदल दो, काम वही रखो। इसलिए कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने अपना चेयरमैन बनवाया, डेविड ट्वीडी। और एक नया कॉन्सेप्ट क्या ओरिजिनेट करवाया कि अभी तक जितने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने वो अच्छे थे, लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे। मेरी बात समझ आ रही? बात बनाना तो सीखना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया था, लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं था। तो आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 73 से 2001 तक बने हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है, इसलिए अब के बाद जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं उनका नाम रखा जाए आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और 3 चीजों को मॉडिफाई किया जाए। मॉडिफिकेशन नंबर 1, आज के बाद जितने स्टैंडर्ड्स बनेंगे, यानी 2003 में पहला आईएफआरएस आया था, आईएफआरएस 1, आज के बाद जितने बनेंगे स्टैंडर्ड्स उसका नाम क्या होगा? आईएफआरएस। जो पहले 41 स्टैंडर्ड्स बने थे उनको दोबारा कमेटी रिव्यू करेगी। क्या करेगी? रिव्यू। उस रिव्यू में स्टैंडर्ड्स को 2 हिस्से में बांटे जाएंगे, स्टैंडर्ड्स हैविंग मेजर मॉडिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स हैविंग माइनर मॉडिफिकेशन। जिस स्टैंडर्ड में मेजर मॉडिफिकेशन होगा उसको आईएएस के नाम से ही कंटिन्यू किया जाएगा, और जिसमें मेजर मॉडिफिकेशन होगा उसका आईएएस का नंबर डिलीट कर देंगे और उसको आईएफआरएस के नाम से रखेंगे। मतलब माइनर मॉडिफिकेशन है, थोड़े बड़े चेंजेज है, तो नाम बंद मत करो, उसको आईएएस के नाम से ही कंटिन्यूड रखो। लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट का बेस ही बदल गया तो फिर उस नंबर को डिलीट कर दो और उसके प्लेस पे कौन सा बनाओ? आईएफआरएस। जैसे पिछले साल तक आईएएस 17 फोर्स में था और अब की बार से आईएफआरएस 16 फोर्स में आया है। आईएएस 17 लीज का था, लीज का इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो गया और उसके ऊपर नया आईएफआरएस बना, आईएफआरएस 16 लीज का, क्योंकि उसमें मेजर मॉडिफिकेशन हो गया। मेरी बात समझ आ रही? जैसे आपने पढ़ा होगा लेसी की अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है, एक फाइनेंस लीज, एक ऑपरेटिंग लीज। आईएफआरएस कहता है नहीं, लेसी की अकाउंटिंग एक ही होगी, सिर्फ फाइनेंस लीज। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज अंडर आईएफआरएस 16। तो जब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी चीज के प्रिंसिपल में बहुत बदलाव आ गया तो उसका नंबर आईएएस का डिलीट हो जाता है। जैसे अब आईएएस 17 के नाम से कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो नंबर क्या हो गया? डिलीट। उसके जगह पे क्या बन गया? आईएफआरएस। कोशिश ये थी कि अमेरिकन गैप को आईएफआरएस के नाम से पब्लिश करा दिया जाए। मेरी बात समझ आई? कुछ हद तक वो कामयाब हुए भी और हम पूरा नहीं हुए। कुछ चीजें उनकी एक्सेप्ट हुई, कुछ चीजें रिजेक्ट हो गई, क्योंकि आईएफआरएस बोर्ड जब ट्रांजिशन में आया तो उन्होंने उन चीजों को जरूर लिया जिस पे अमेरिका में अच्छी रिसर्च हुई थी, लेकिन हर चीज जो वो सोच रहे थे कि हम यूएस गैप को आईएफआरएस में कन्वर्ट कर देंगे, वैसा नहीं हो पाया और धीरे धीरे यूएस गैप कमजोर पड़ता चला गया। मेरी बात समझ आई? और आईएफआरएस क्या होता गया? स्ट्रांग। इस वजह से आईएएस 2 हिस्से में बना है। आईएफआरएस 2003 तक जो बने उनका नाम क्या था?
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और 2003 से जो बनने लगे उनका नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड में जब मैं आगे जब भी यूज करूंगा तो IAS को भी IFRS ही बोलूंगा और IFRS को भी IFRS बोलूंगा, क्योंकि है दोनों IFRS ही, नाम अलग है, बात एक ही है, एक ही सेट है वो। और ये समझना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इंड एस में भी इसके इंपैक्ट है। ध्यान देना, जो IAS के काउंटर में इंड एस है उसका नंबर सेम है, उसका नंबर क्या है, सेम। जैसे IAS 1 है तो इंड एस 1 है, और अगर IFRS 1 है तो इंड एस 101 है। मेरी बात समझ आई? इसके भी रीजंस आगे बताए जाएंगे ऐसा क्यों हुआ था। लिखिए, प्रायर टू 2003 title of standard was IAS, and from 2003 onwards title of standard is IFRS। वैसे आप सबको क्या बोलेंगे, IFRS, चाहे उसका नाम क्या लिखा हो IAS, चाहे उसका नाम क्या लिखा हो IFRS। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, IFRS फाउंडेशन। IFRS फाउंडेशन IFRS या IAS फाउंडेशन इज प्राइवेट सेक्टर NPO। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डेवलप ए सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल, इन्फोर्सेबल, ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। टू डेवलप सिंगल सेट of high quality, understandable, अब ये जो वर्ड है ना, मुझे कई बार ये अजीब सा लगता है, अंडरस्टैंडेबल। क्या IFRS पढ़ के किसी के समझ आ रहा है? पढ़ने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, बोलो क्या ये इतने अंडरस्टैंडेबल है? लेकिन उन्होंने लिखा है क्वालिटी हाई है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। मैं इसको पूरा गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर किसी ने इसे समझने की कोशिश की तो फिर वो कभी नहीं भूलेगा। प्रिंसिपल इतना बढ़ा हुआ है कि आपको कभी भी एक प्रिंसिपल दूसरे से ओवरलैप करता हुआ नजर नहीं आएगा। आपने कई बार पढ़ा होगा कंट्रोवर्सीज हो रही है, कंट्रेरी स्टेटमेंट है। कंट्रेरी या कंट्रोवर्सी किसी को कहते हैं? पहले कुछ बोला था अब कुछ बोलने। IFRS में ऐसा नहीं है, जो एक बार बोल दिया वो चेंज नहीं करते। इसलिए अगर आपने इसको समझा तो फिर ये भुलाएगा नहीं, लेकिन अगर आपने सिर्फ रटने की कोशिश की तो ये कभी याद भी नहीं होगा, क्योंकि इतना छोटा लिटरेचर नहीं है कि कोई रट ले। 100-200 पेज नहीं है, 1000 पेज नहीं है, हजारों पेज है।
इसलिए सिर्फ समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल, इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल तो ही, इनफोर्सेबल एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड। and globally accepted IFRS standards through its standard setting body. Through its standard setting body. यहां पे एक रिमार्क नोट करना पड़ेगा। To develop single set of high quality, understandable, enforceable and globally accepted IFRS standard through its standard setting body. हाई क्वालिटी तो मान लेंगे, लेकिन आज भी कुछ जगहों पे हाई क्वालिटी पे डिबेट है कि क्या IFRS हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है। और ये डिबेट अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स वाले ही करा रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स गैप ज्यादा क्वालिटी है उसमें इन कंपैरिजन टू IFRS। रीजन सुनना ध्यान से, यूनाइटेड स्टेट्स में गैप कैसे बनता है, यानी वहां स्टैंडर्ड कैसे बनता है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। वो समझ लेते हैं स्टैंडर्ड है, लेकिन वो है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि वहां पे कोई भी अपने प्रिंसिपल लिख सकता है। आप अकाउंट के स्कॉलर हैं, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आपने रिसर्च की है, आपने किसी ट्रांजैक्शन पे प्रिंसिपल लिख दी फिलॉसफी। मेरी बात समझ आ रही? हर बार उसकी जांच होती है हर साल में कि अब की बार कितने ट्रांजैक्शन पे कितने लोगों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए, और हर प्रिंसिपल का जांच करने के बाद उसको कैटेगराइज कर देते हैं 4 लेवल में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। मतलब वो किसी थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करते, ग्रेडिंग कर देते हैं। और जो भी कंपनी जिस ग्रेड के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाएगी, अकाउंट बनाएगी, वो लिखेगी कि हमने ये ग्रेड फॉलो किए। मेरी बात समझ आई? ध्यान रखिए कि जब कोई चीज पब्लिक डिबेट में आएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में 3 बार रह गया या IFRS बोर्ड में, तो जो मैं बोलूंगा वही ठीक होगा। मेरी बात समझ आ रही है? बोर्ड में कितने लोग होते हैं? 10 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, कई बार 50 होते हैं। 5 करोड़ तो नहीं हो सकते, 50 करोड़ तो नहीं हो सकते। लेकिन अकाउंट के स्कॉलर तो सिर्फ 50 ही नहीं। बोलो दोस्त, वो कहते हैं इतने सारे लोगों ने रिसर्च की है, क्या पता वो बोर्ड में नहीं है, बाहर है, लेकिन उनकी रिसर्च अच्छी है। इसलिए सबके रिसर्च पर हो और रिसर्च की कैटेगराइजेशन कर दो 1, 2, 3, 4। और जो कंपनी जिस ग्रेड को फॉलो करेगी उसका अकाउंट उतना प्योर माना जाएगा। आपने 4थे ग्रेड के हिसाब से बनाया है तो आपका अकाउंटिंग 4th ग्रेड का माना जाएगा, और अगर पहले ग्रेड के हिसाब से आप बनाया है तो आपका अकाउंटिंग 1st ग्रेड का माना जाएगा। लेकिन ये थ्योरी जितना फिलॉसफी में मजबूत है उतना ही प्रैक्टिस में वीक है। बोलो, फिर तो कंपनियों के लिए कुछ रह ही नहीं गया, उसको जो मर्जी वो फॉलो करने लगेगी। इसलिए 2009 में आकर के अमेरिका में भी गैप कोडिफिकेशन हुआ। मेरी बात समझ आ रही? रिसर्च करो, पढ़ो, समझो, बोलो, वो सब ठीक है, लेकिन सेट तो एक ही होना चाहिए ताकि उसकी एनफोर्समेंट कराई जा सके। नहीं तो जिसको जो मन होगा वो करने लगेगा। बोलो ना दोस्त, इंडिया में इंडेस क्यों लाया गया? ताकि आप जो एडजस्टमेंट करते रहते हैं वो एडजस्टमेंट खत्म हो जाए। जो IFRS इंडिया में इंप्लीमेंट किया है, क्यों किया है? क्योंकि जो यहां पे काम हो रहा था उस काम में इतनी डिस्क्रिपेंसीज थी, कभी उसको मैच कराना मुश्किल था,
इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर सेट दिया। तो लोग ये कहते कि ये कम लोगों के बीच हुआ डिबेट है, इसलिए उतना क्वालिटी नहीं है जितनी क्वालिटी यूएस गैप में है, लेकिन ये थ्योरी किताबों में है, इसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। नंबर 2 कहता ग्लोबली एक्सेप्टेड, यहां पे भी अभी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। इस दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन और जापान।